नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज लगातार तीसरा सत्र है तेजी का और कल की तरह आज भी बाजार की तेजी को आज फिर से हवा देने काम कर रहे हैं अडानी ग्रुप के शेयर। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी से क्लीन चिट मिलने के बाद इन शेयरों को जैसे पंखे लग गए हों। आप देखिए आज फिर से अडानी एंटरप्राइजेज 14% ऊपर है और ये निफ्टी का टॉप गेनर भी है। इसके अलावा बाकी के शेयर भी आज आपको तेज रफ्तार में दिखाई देंगे। अडानी पोर्ट्स भी इंडेक्स का पार्ट है निफ्टी का और वहां पर भी 2.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा अडानी ट्रांस, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अडानी विल्मर, एनडीटीवी, अंबुजा, एसीसी, ये सभी के सभी अडानी ग्रुप के 9 शेयर आज बढ़िया रफ्तार दिखा रहे हैं और इन्हीं के दम पर हम देख रहे हैं कि बाजार आज तेजी की चाल दिखा भी रहा है। निफ्टी बैंक से कल सपोर्ट नहीं मिला था, फिर भी निफ्टी चला था। आज निफ्टी बैंक से थोड़ा सा सपोर्ट है, 0.25% ऊपर है निफ्टी बैंक, 130 अंक ऊपर है। लेकिन निफ्टी की बात करें तो 18,400 के स्तर पर निफ्टी पहुंच गया है। और आज अगर हम कुछ और टॉप गेनर्स की बात करें तो बीपीसीएल के नतीजे अच्छे आए थे, ये शेयर ऊपर है। डिवीज लैब में लगातार दूसरा सत्र है जब ये शेयर तेजी से चला है और आज भी इसमें 4% के आसपास की तेजी हमें दिख रही है। हालांकि गिरने वाले शेयरों की अगर बात करें तो ग्रासिम वहां पर कमजोरी है। इसके अलावा एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर 1% से ज्यादा की कमजोरी हो। अगर हम मार्केट के ब्रेथ की बात करें तो वो पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि बुल्स के फेवर में है। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 2 बढ़ने वाले शेयर हैं। 633 शेयर एनएससी पर लाल निशान में, उसके मुकाबले करीब 1350 शेयर इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। सवाल यह कि बाजार की चाल यहां से क्या होगी, क्योंकि बड़े एक्सपर्ट तो भरोसा जता रहे हैं आगे को लेकर। लेकिन 18,300 से 400 के बीच में हमने एक टफ रेजिस्टेंस देखा है। क्या इस स्तर को पार करके बाजार चलेगा, क्या आंकड़े से संकेत दे रहे हैं, ये भी समझेंगे और आपके हम सभी सवालों के जवाब भी हम इस शो में देंगे शेयरों से जुड़े हुए। सवाल पूछने का तरीका बेहद सिंपल है। रोज की तरह आप फोन कीजिए 9167329108 पर। यह नंबर लगातार आपके स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में फ्लैश होता रहेगा, तो अपना फोन उठाइए, एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर अगर आप कंफर्टेबल हैं सवाल पूछने में तो हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल पर जाकर आसानी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। और यूट्यूब पेज पर है योर स्टॉक्स इस वक्त लाइव, आप जाके वहां पर भी अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों को शो में जरूर शामिल करें। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं खास मेहमान जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह और द स्ट्रीट्स के कुणाल रामभिया। गौरांग जी और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है, शुक्रिया समय देने के लिए। आज कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 18,300 से 18,400 ये थोड़ा सा कड़े रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा रहा था। क्या आपको भरोसा है कि जिस तरह से हम 3 दिन से चाल देख रहे हैं, हालांकि ये एक ग्रुप के दम पर बाजार की ये तेजी है, ये हम कह सकते हैं कंफर्टेबली। बताइए कि यहां से बाजार की चाल आपको कैसी दिख रही है कुणाल? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमने एक बॉटम लेवल देखा था करीब 18,100 के लेवल का, और वो बना था बिगिनिंग ऑफ मई में। वहां से हमने एक वन तरफा रैली देखी करीब 18,450 तक की, और अब देखिए हमने हमने जो गिरावट देखी 3 दिन पहले 19 मई को जो बॉटम बनी थी वो 18,100 के लेवल करीब करीब वहीं पे थी। सो नाउ आई कैन टेल यू दैट जो प्रीवियस बॉटम बनी थी वहीं पे ये नई बॉटम बनी है, और विच इज इक्वल। सो अभी भी अगर आप ट्रेंड देखें मार्केट में तो पॉजिटिव ही है। और हमने गए हफ्ते भी जैसे बात की थी, जब तक ये 18,100 का लेवल ब्रिज नहीं होता तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति अडॉप्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली एज ऑफ नाउ नियर टू हाई मार्केट चल रही है। यहाँ से लेके आगे 18,450 का लेवल है जो हमें ध्यान में रखना होगा। अगर निफ्टी 18,450 के ऊपर निकलती है तो आई थिंक 18,650 से 700 तक के बीच में इसमें कोई भी रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस नहीं होगा। एंड आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक मूव पे ध्यान देके हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है राय बाजार पर 8,400 के ऊपर इस वक्त अच्छी तेजी के साथ टिका हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। सवाल पूछने का तरीका आपको बता ही दिया है और लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। और इस बीच पहले दर्शक हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं, नरेश। नरेश जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। इसी है समथिंग 80 रुपए की है, 2-3 साल की होल्डिंग पड़ी है। एक मेरे पास है वेदांता लिमिटेड, उसके बारे में जानकारी लेनी, उसका रेट क्या आ रहा है, उसका विषय क्या है? ठीक है, वेदांता आपने किस लेवल पर लिया था कि आपको लेना है वेदांता? वेदांता लिया भी है, लेना भी है, 280 में लिया। अच्छा ठीक है, 280 पे लिया है आपने, ठीक है।
चलिए आपको राय दिलवा देते हैं दोनों ही स्टॉक में। एनसीसी, गौरांग आप सजेस्ट करिए, अभी नतीजे भी आने वाले हैं एनसीसी के, तो इनको ये 80 रुपए से होल्ड कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये 2-3 साल से होल्ड कर रहे हैं, तो इन्होंने और ऊपरी के लेवल्स भी देखे होंगे। बट अभी हाल फिलहाल में स्टॉक टूटा काफ़ी है और 1 महीने में गिरावट आई। आज भी हम देख रहे हैं स्टॉक 7.5% नीचे है। क्या व्यू बन रहा है आपका एनसीसी में? ये जो गिरावट है इसमें निकलने की सलाह देंगे इनसे, जो भी मुनाफा इनको हो रहा है, या फिर अभी भी बने रहें? बहुत बहुत धन्यवाद पूजा आपका और अभिषेक का इस शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो आपके दोनों ही कंपनियों के ऊपर उत्तर देने से पहले डिस्क्लोजर देते थे। एनसीसी और वेदांता, ये दोनों पर ही बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। एनसीसी आप देखें तो मेरे ख्याल से 80 के आसपास थोड़ा बहुत दायरेबंद कामकाज कर रहा था और फिर चला तो 110 115 के ऊपर भी गया। और ये कंपनी निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनी है, क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है, और हमारी खरीदारी की राय है। लक्ष्य हमारा 125 का है। तो अगर इनके पास थोड़ी बहुत और समय सीमा है और नतीजे भी जैसे आप बता रहे थे आने वाले हैं, और उम्मीद है कि शायद थोड़े बहुत बेहतर नतीजे आ सकते हैं, लेकिन अगर जल्दबाजी नहीं है और थोड़ा समय और दे सकते हैं, साल भर का या 1.5 साल का, तो 125 के आसपास आप फिर से मुआयना कर लीजिए। और वहां पर अगर हमारी राय पूछेंगे तो हम थोड़ा बहुत मुनाफा समेटने भी की राय देंगे। वेदांता पर ये भी एक मल्टी कुदरती भंडार कंपनी बन गई है, यानी कि डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स कंपनी बन गई है वेदांता। डिविडेंड पे आउट को लेकर के भी काफी चर्चा में रहता है ये स्टॉक, और आज भी मेरे ख्याल से कुछ खबरें हैं। यहाँ पर भी खरीदारी की राय है, और 345 से लेकर के 350 तक के लक्ष्य है वेदांता पर। ये दोनों ही तर्क के आधार पर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, उसके लिए समय सीमा साल से अधिक हो तो ज्यादा बेहतर हो। को लेकर ये व्यू गौरांग सर का। आगे बढ़ेंगे, जयपुर से शंकर हमारे साथ हैं। शंकर जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर पे में काइनीज के 23 शेयर है। हेलो सर, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, अपना सवाल कंप्लीट कीजिए सर। मेरे पास काइनीज के शेयर है सर, 1223 रुपए में। 1223। आपने कब लिए शंकर ये शेयर? हाल फिलहाल लिए क्या? हाँ सर, मैंने 5-7 दिन पहले लिए हैं ये। सर तो 5-7 दिन पहले अगर आपने लिए तो आपने ये ट्रेड के लिए लिए थे या फिर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं? सर इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे मैंने। फिर आप लेने के बाद आप व्यू क्यों ले रहे हैं 5-6 दिन के बाद ही, अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो? सर कल अचानक घटा था, आज फिर से घट रहा है, इसलिए पूछ रहा। अच्छा ठीक है, हार्ट बीट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही होगी। ठीक है, कैनिस टेक्नोलॉजीज ये शेयर चला हुआ है और हालांकि नतीजे इसके बहुत ही सॉलिड आए थे। नतीजों के बाद हमने अच्छी रौनक भी देखी। गौरांग सर आप इस पर आ दीजिए। करीब 6 महीने की पुरानी लिस्टिंग है और हम शेयर देख रहे हैं कि लगातार बहुत रफ्तार से ये चला है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अगर हम इसके वैल्यूएशंस को देखेंगे थोड़े से महंगे साइड पर जाते हुए दिख रहे हैं। आप बेहतर बता पाएंगे कि करना क्या है? क्या वो वैल्यूएशंस जस्टिफाइड हैं? क्या ये जो शेयर की चाल तेजी वाली पकड़ी है इसने, ये अभी जारी रहेगी या थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए जिन्होंने ऊपरी लेवल पर लिया हुआ है ये? अभिषेक जी आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे याद नहीं है कि कवरेज है कि नहीं, इसलिए हम विशेष रूप में इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। बात नहीं, लेकिन अब कुणाल हालांकि बहुत कम समय है, 6 महीने में जज करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन एक व्यू जरूर आप दीजिए। कैनिस टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से चला है, क्या सजेस्ट कर रहा है? आप जो सीमित इसके चार्ट आपके पास जो अवेलेबल है 6 महीने के, उसके आधार पर बताइए आपकी टिप्पणी क्या है इस पर? अभिषेक, ये काउंटर लिस्टिंग में आया था नवंबर 2022 में, और देखिए इसका जो प्रीवियस हाई बना था वो था 790 के लेवल था। काउंटर ने करीब करीब 3 महीने लिए वो 790 के लेवल को क्रॉस करने के लिए, एक नई रेंज में आया, और काउंटर ने जो नई रेंज बनाई थी उसकी रेजिस्टेंस बनी थी 1050 के बाद, दैट इज ऑन 17 मई, ये काउंटर सीधा पहुंचा था 1300 पे। ट्रेंड बहुत ही मजबूत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट एट द सेम टाइम अगर आप लास्ट 3-4 दिनों की बिहेवियर की बात करें तो 16 मई में ये काउंटर था 1000 रुपए पे, एज ऑफ नाउ चल रहा है 1300 रुपए पे। 30% अपसाइड हमने ऑलरेडी देख ली है। इसमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ सकती है, बट अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो फॉर टाइम बिंग अगर हमारे व्यूअर का लंबे अवधि का नजरिया है
तो डेफिनेटली बने रहने की सलाह होगी। अगर ये काउंटर डिक्लाइन में आता है तो 1150 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा जो हमें ध्यान में रखना होगा। अगर काउंटर 1150 के सपोर्ट को होल्ड करके फिर से अपनी रुझान कंटिन्यू करता है तो इसमें डेफिनेटली बने रहने की सलाह होगी। ओके, ठीक है। ये है राइस कंपनी पर चार्ट्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, बट टेक्निकली जितना भी हम अपना व्यू शेयर कर पाए वो मदद करने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं और नोएडा से ही हमारे साथ अगले दर्शक हैं रॉबिन। नमस्कार रॉबिन जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरे पास ब्राइटकॉम के 465 शेयर है, 11 रुपये 80 पैसे पे। ओके, और दूसरा शेयर है ठीक है। कब लिया था आपने? ये मैंने लिया था अभी 10-15 दिन पहले लिया था। और एक और है आईटीडी। ओके, दूसरा कौन सा शेयर आपके पास? आईटीसी, आईटीडी सीमेंटेशन। ओके जी, ये मेरे जी जी, कब लिया था आप? ये किस लेवल पर लिया है? 107 के भाव पे लिया। चलिए दोनों, 67 से। ठीक है, चलिए आपको राय दिलवा देते हैं दोनों स्टॉक पर। अब ब्राइटकॉम पहले सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर कुणाल आप सजेस्ट करिए, छोटी आईटी कंपनी है, ज़्यादा लिक्विडिटी तो है नहीं, बट इनकी जो खरीद है वो 5-6 दिन पहले ही इन्होंने लिया था, उसके बाद हल्का मुनाफा इनको हो रहा है इस स्टॉक में। 465 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं कंपनी के। ज़्यादा कुछ तो इस स्टॉक में एक्शन दिखता नहीं है आज, हालांकि 3 से 4% ऊपर है, बट क्या सलाह देंगे आप? जो भी तेज़ी इस वक्त दिखाई दे रही है, निकल जाएं मुनाफा लेकर, या फिर और तेज़ी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में? पता है, ये ब्राइटकॉम की स्टोरी बहुत ही लंबे समय से इवॉल्व हो रही है। इनफैक्ट 130 वाला काउंटर नीचे जाके 8 या 9 रुपए तक की बॉटम भी बना चुका है। और ये जब लोअर सर्किट में था तब किसी को एग्जिट करने का मौका नहीं मिला था। अब जब ये अपर सर्किट में आ चुका है तो किसी को लेने का भी मौका ज्यादा मिला नहीं है। इस तरह की कंपनियों में अगर हम ट्रेडिंग भी करते हैं तो आई वुड नॉट रियली सजेस्ट कि इसमें होल्ड करना चाहिए। अगर प्रॉफिट मिल रहा है एग्जिट कर दीजिए। इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारा रिस्क मैनेज करना। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं हो पाएगा। आई वुड रियली इंसिस्ट, अगर इस काउंटर से निकल सकते हैं तो निकल जाइए। प्रॉफिट मुनाफा मिल रहा है, निकल जाइए। यहाँ बहुत ही अच्छे से काउंटर्स मार्केट में अवेलेबल है जहाँ पे हम अच्छे से रिस्क मैनेज भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सो इस काउंटर से एग्जिट करने की सलाह होगी। बिल्कुल एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि लकी हैं आप, आपको इसमें मुनाफा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टूट चुका था ये स्टॉक। अभी जो भी मुनाफा है लेकर निकल जाइए स्टॉक से, क्योंकि आगे के लिए ट्रेजेक्टरी स्टॉक की ज़्यादा स्ट्रांग नहीं नज़र आ रही है। अगला सवाल इनका आईटीडी सीमेंटेशन पर था। ये इन्होंने जो लेवल, अगर हम ठीक से सुन पाए, इन्होंने 107 पर लिया हुआ था। जब स्टॉक गिरा तो निचले स्तर पर एंट्री लेने की कोशिश की और उसका फायदा भी फिलहाल इनको मिला। आईटीडी सीमेंटेशन 146 पर कारोबार भी कर रहा है, हालांकि आज स्टॉक 3% नीचे है। गौरंग, क्या व्यू देंगे आप आईटीडी सीमेंटेशन पर? पूजा, देखिए, ये कंपनी ऑर्डर बुक को लेकर के काफी चर्चा में थी, जिस प्रकार से भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई थी। और जिस क्षेत्र से ये कंपनी जुड़ी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी है, प्यूरिफिकेशन वगैरह, तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से निजी तौर पर कवरेज नहीं है पूजा, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक है, जहां पर मुझे लग रहा है कि आप अगर पीएनसी इंफ्रा या फिर केएनआर कंस्ट्रक्शंस, ये दोनों में अगर आप परिवर्तन करते हैं तो ज्यादा उचित होगा। ठीक है, पीएनसी इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शन, ये दो नाम आपके लिए। आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से अभिषेक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अभिषेक नमस्कार, पूछिए, क्या जानना है आपको? गौरंग सर जी सर, सवाल पूछिए। मेरे पास अपोलो माइक्रो सिस्टम के 100 शेयर्स थे, 34 रुपीज पे मैंने लिए थे, और अभी जिस लेवल पे वो चल रहा है तो अराउंड 35 के आसपास चल रहा है। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि और थोड़ा और ऊपर तक जा सकता है, या स्प्लिट होने के बाद से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत जल्दी नीचे चला जाता है, बहुत जल्दी ऊपर आ जाता है, क्या करना चाहिए सर इसमें? सर, अगर आप कितनी जानकारी है इसके बारे में, कितनी वोलेटाइल है, तो आपने ये क्यों लिया, मतलब किस उम्मीद में? सर एक्चुअली
मैंने लास्ट ईयर लिया था 180 रुपीज पे, Okay. 90 शेयर्स लिए थे स्प्लिट होने से पहले, और 360 पे मैंने इसको विड्रॉ किया। अच्छा अच्छा। और अभी स्प्लिट होने के बाद फिर मैंने इसको दोबारा से लिया था, क्योंकि अच्छा स्टॉक था, मल्टी बैगर साबित हुआ था, तो उसी बेसिस पे, और इनका ऑर्डर बुक भी ठीक था, इनको ऑर्डर भी मिल रहे थे डिफेंस के। बट अभी मुझे ऐसा उम्मीद नहीं लग रही है कि बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कर पाएगा। मैं 6 महीने का या 7 महीने का इसमें व्यू लेके चल रहा हूँ, बट स्टिल एक एक्सपर्ट व्यू चाहिए था सर इसके लिए। ठीक है, एक्सपर्ट व्यू लेते हैं और इसके बारे में आपको राय देने के लिए गौरांग सर से बेहतर कोई नहीं होगा। गौरांग जी, क्योंकि ये जो शेयर है ये मल्टी बैगर साबित हुआ है, अगर किसी ने पिछले साल भी लिए होंगे उनके लिए भी मल्टी बैगर है ये। हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने थोड़े से ऊपरी भाव पर इनकी होल्डिंग है और अब ये 35-37 रुपए की रेंज में ही ये शेयर है फिलहाल। अपोलो माइक्रो, आपको लगता है कि थोड़ा समय देंगे तो ये शेयर चल सकता है? हालांकि बहुत बड़ी कंपनी है नहीं, 700 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है इसका। बड़ी है, और दिक्कत यह है कि इनको खुद को थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति है अपने निवेश को लेकर के। और अभिषेक, हम जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो आपको जो आपकी अंतर आत्मा की आवाज है या फिर जो भी इंट्यूशन आपको होता है उस पर काम करना चाहिए। इस कंपनी पर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनी हमारे हिसाब से, और नतीजों को लेकर के भी कुछ बड़ी आंकड़े या फिर कोई बड़ी दिशा हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर ये वाकई में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि ये बता रहे थे कि क्या यहाँ से निकलने के लिए या फिर बेच के बाहर आने के लिए उचित होगा, तो मेरी राय में जब कभी भी ऐसा संकोच हो आपके मन में तो आपको कदम उठाने चाहिए। और विकल्प के रूप में अगर ये चाहते हैं तो मैं IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि मेरे ख्याल से 65 के आसपास कामकाज कर रहा है और नतीजों को लेकर के निरंतर पिछले काफी तिमाहियों से सुधार हो रहा है, ये चाहे तो वहां पर परिवर्तन कर सकते हैं। और वित्तीय क्षेत्र को लेकर के अभिषेक, एज अ ब्रोकरेज हाउस जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज को लग रहा है कि आने वाले कई तिमाही और सालों तक बैंकिंग क्षेत्र या फिर वित्तीय क्षेत्र काफी चर्चा में रहेगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टॉक्स यहाँ पर हमने मूव देखे भी हैं, और अभी थोड़ी देर पहले हमारी एक दिग्गज फंड मैनेजर प्रशांत जैन से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा भी कि बैंकिंग सेक्टर में री रेटिंग हो रही है। अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। अभिषेक बताइए, कुछ और सवाल हैं आपके? सर मैंने IDFC फर्स्ट बैंक में ऑलरेडी 33 रुपीज के लेवल से इन्वेस्टमेंट कर रखा है 400 शेयर्स पे लास्ट ईयर से, और स्टिल आई एम होल्डिंग द पोजीशन। चलिए, तो उसको लेके बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, फिर उसको लेके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास हैं भी, उस पर आपको राय मिल गई और वो शेयर चला भी है, मतलब आपके भाव से तो डबल हो गया वो। गौरांग सर, दूसरा शेयर बताइए, अब दुविधा आपकी बढ़ने वाली है। नहीं, विकल्प बहुत सारे अभिषेक, दुविधा कभी नहीं बढ़ती है। लेकिन एक ही चीज है कि जोखिम चलने की क्षमता और कितना समय दे सकते हैं आप निवेश। तो दूसरा शेयर आज ही रिजल्ट आने वाले हैं, अगर इनके पास वो शेयर पोर्टफोलियो में नहीं है तो ऑटो क्षेत्र में अशोक लेलैंड मेरे ख्याल से 150-152 के आसपास मौजूदा भाव चल रहा है। 175-180 के लक्ष्य हम लेकर के चल रहे हैं। आज नतीजे हैं, इसलिए मुझे नहीं पता किस दशा और दिशा में ये कामकाज करेगा, लेकिन अगर आप समय दे सकते हैं तो मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड एक बेहतर विकल्प हो सकता है अगर ये करना चाहे तो। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के दिग्गज हाल फिलहाल जो पीछे जो नंबर्स आए वो ठीक ठाक आए थे, नतीजे कैसे आएंगे उसका हो सकता है थोड़ा रिएक्शन आए, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं लंबी अवधि में, बिजनेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपोलो माइक्रो से निकल जाइए, ए लेटर वाला है दूसरा शेयर अशोक लेलैंड, वहां पर आप निवेश कर दीजिए। चलिए, अच्छी तेजी है, हालांकि 18,400 का जो स्तर है अभी उसके आसपास ही निफ्टी घूम रहा है, 85 अंकों के आसपास की बढ़त है। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी तेजी बढ़ी है, अब 170 अंकों के आसपास की मजबूती है। अडानी स्टॉक्स फुल स्विंग में आज भाग रहे हैं, लेकिन आगे चर्चा बढ़ाने से पहले, आपके सवाल जवाब को सामने शामिल करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कमोडिटी की ABCD में क्या है खास। विश्वमोहन जुड़ गया हमारे साथ। विश्वमोहन बताइए, आज की पाठशाला में क्या है आपके? आमतौर पर हम पाठशाला में वायदा बाजार की बातें ज़्यादा करते हैं, लेकिन आज चांदी की प्योरिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चांदी की प्योरिटी को लेकर काफ़ी लोगों में असमंजस की स्थिति होती है। और सबसे शुद्ध अगर चांदी की बात करें तो 99.99% वाली जो शुद्धता वाली प्योर चांदी आती है वो मार्केट में, लेकिन उससे आप ज्वेलरी बहुत ही कम बनते हैं। ज्वेलरी वो
मेल्ट होने का डर रहता है, इसलिए उसमें कुछ मेटल्स मिलाए जाते हैं। तो अलग अलग ग्रेड की आती है, तो आप उसके हिसाब से जब भी आप चांदी खरीदने जाए तो हॉलमार्किंग का सर्टिफिकेट मांगे। हालांकि हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है चांदी को लेकर, इसलिए आपको मांगनी पड़ेगी। जितने भी बड़े ज्वेलर्स है वो तो देंगे, लेकिन छोटे शहरों में आपको कहना पड़ेगा। और उसके मार्क देखें कि कितने ग्रेड है, क्योंकि चांदी की वैरायटी इतनी ज्यादा है ना, 800 से लेके आपको 999 तक की मिलेगी, यानी 80% से कम की भी चांदी आपको छोटे शहरों में मिल जाएगी। तो इसको जब रीसेल करने जाएंगे तब आपको चांदी के दाम सिर्फ बहुत ही कम मिलेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आमतौर पर जो सिक्के और बार जो बैंक से या बड़े ज्वेलर से खरीदते हैं, जो टेम्पर प्रूफ होते हैं, उसमें आपको चिंता करने की कोई नहीं जरूरत होती, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हॉलमार्क्ड होते हैं, उसमें ग्रेड भी लिखा रहता है कि ग्रेडिंग क्या है, कितनी प्योरिटी है। और लेकिन आप जब ज्वेलरी वगैरह खरीदें तो ये आपको ध्यान में रखना है, फिर आपको सर्टिफिकेट लेना है कितना इसमें शुद्ध चांदी है, कितना इसमें बाकी मेटल, आमतौर पे कॉपर मिलाए जाते हैं जब ज्वेलरी बनाई जाती है। जब इंटरनेशनल लेवल पे आप बात करें तो 925 जो स्टर्लिंग सिल्वर है वो सबसे ज्यादा प्रचलन में है, उससे सबसे ज्यादा ज्वेलरी भी बनाए जाते हैं। हालांकि उसके अलावा भी कई सारे एंटीक्स वगैरह हैं, कई सारे डेकोरेटिव आइटम्स है, होम वेयर है, किचन वेयर है। चांदी का वर्सेटाइल इस्तेमाल है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, घर में हो, तमाम तरह की। लेकिन शुद्धता को लेकर, रीसेल वैल्यू को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता रहती है। और एक और चीज़ चांदी के बारे में कही जाती है, इसके जो बॉडी के जो ये रहते हैं, बॉडी के जो स्मेल होते हैं और वो आसानी ये नहीं लेता है, तो इसका कोई स्मेल आपको नहीं करेगा चांदी इस्तेमाल करने के बाद भी। आमतौर पे मेटल का होता है, अगर मेटल आपने अगर छुआ, हाथ से छुआ या कपड़े से छुए तो कपड़े का जो स्मेल होता है वो उसके अंदर आ जाता है, लेकिन चांदी ये की चीज़ें नहीं। तो ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जितनी भी चांदी आ रही है आजकल वो ग्रेडिंग के हिसाब से आती है, तो ग्रेडिंग का मार्क आप जरूर देख ले और सर्टिफिकेट ले, फिर आप शुद्धता की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, शुद्ध चांदी कैसे खरीदें, चांदी की क्या क्या चीजें आप खरीद सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको विष्णु ने बता दी है। रांची से अशोक कुमार हमारे साथ हैं, अशोक जी के पास चलेंगे। अशोक जी नमस्कार, क्या सलाह चाहिए आपको? मेरा है तो बहुत लंबी लिस्ट, लेकिन एक है कि मेरे पास HDFC बैंक है। HDFC बैंक क्या भाव के हैं सर? 780 रुपये का खरीदा हुआ 200 शेयर है। 780 रुपए का? आपका बहुत पुराना शेयर होगा ये। नहीं, लॉकडाउन लगा था उस समय का है। अरे वाह, आपदा में अवसर तलाशा आपने अशोक जी। आज कमिंस इंडिया है 300 रुपये का। कमिंस इंडिया 300 रुपए पे? ये कब का है? हाँ। ये भी लॉकडाउन के समय का है। ये भी लॉकडाउन। अशोक जी ठीक है, आपके शेयर पर हम राय जरूर लेंगे। एक बार जरा अपनी उम्र बताएंगे आप जी? आपकी उम्र क्या है, एज क्या है आपकी? मेरी उम्र 72 है। 72 ईयर। सर कब से आप ये ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं आप? मैं जब सर्विस में था तो थोड़ा मोड़ा करता था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद थोड़ा बैठ किया तो कभी कभी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले तो आपको बधाई, आपके दोनों ही शेयरों पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। HDFC बैंक है और कमिंस इंडिया है। कमिंस इंडिया का भाव तो आई थिंक कि 1600 रुपये के आसपास होना चाहिए और ये शेयर धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छे से ऊपर आ गया है। गौरांग सर, पहले तो ऐसे निवेशकों को हम सैल्यूट भी करते हैं जिनके अंदर पेशेंस भी है, समझ भी है और मौक़ों का सही फ़ायदा उठाना जानते हैं। देखिए अब कोविड के टाइम में जब ज़्यादातर लोगों को लग रहा था शायद बाजार बचेगा ही नहीं, पता नहीं क्या स्थिति होगी, ऐसे टाइम में लोगों ने शेयर खरीदे और क्या बढ़िया शेयर खरीदे हैं। कमिंस पर आपकी क्या राय होगी? 300 का शेयर अब इनका 1700 के भाव का है। पहले इस पर व्यू दीजिए, फिर HDFC बैंक पर आ लेंगे। सबसे पहले तो अशोक कुमार जी को हमारे तरफ से सादर प्रणाम और इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि कोविड के समय जब लोग शेयर बाजार से दूर रह रहे थे, अभी इनकी उम्र 72 के आसपास है, तभी शायद ये 70 साल के आसपास की उम्र होंगे। उस समय भी इन्होंने हिम्मत करी और ऐसी कंपनियों में निवेश किया अभिषेक, जो कभी कभी ऐसा होता है ना अभिषेक के नाम ही काफी है, नाम ही पर्याप्त है। HDFC बैंक और कमिंस में जो निवेश किया है अशोक कुमार जी, अगर आपको पूंजी की जरूरत नहीं है तो आप निश्चिंत होकर के बने रहें। खास करके जो स्तर पर आपने निवेश किया है वो इतने आकर्षक स्तर है कि खराब की खराब परिस्थिति में भी अब ये शेयर वहां से यहाँ से लौट के फिर उस स्तर पर जाए या फिर उसके नीचे जाए, उसकी संभावना फिलहाल तो मुझे नहीं लग रही है। लेकिन शेयर बाजार है, शेयर बाजार में कुछ भी असंभव नहीं है, सभी चीज संभव है। लेकिन जहां तक आपको पूंजी की जरूरत नहीं है तब तक आप निश्चिंत होकर के बने रह सकते हैं। और मेरे ख्याल से अभिषेक अशोक कुमार जी का उदाहरण होना चाहिए बाकी उन सब निवेशकों को, खास करके जो युवा पीढ़ी है, कि अगर आप क्वालिटी खरीदते हैं और क्वांटिटी नहीं खरीदते हैं
तो किस प्रकार से आपकी पूंजी आपको लाभ दे सकती है अच्छे शेयरों में निवेश करके, ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण। ठीक है अशोक कुमार जी, देखिए आप नज़ीर हैं, आप ऐसे निवेशकों के लिए जिनके अंदर थोड़ी सी धैर्य की कमी है, जिनके अंदर शायद कोई संशय होता है बाजार की मुश्किल वक्त में, आप उनके लिए भी बिल्कुल मार्गदर्शन का काम करेंगे। HDFC बैंक पर भी आप गौरांग राय देंगे क्या, क्योंकि इनके भाव से ये डबल हो गया है ये शेयर भी, और अब नज़र कहीं ना कहीं मर्जर वाली प्रक्रिया पर है। आप ये बताइए कि क्या करना चाहिए इसमें अब। जो टिप्पणी थी अभिषेक, वो दोनों शेयर्स के लिए थी, कमिंस और HDFC बैंक के लिए। और जुलाई में मेरे ख्याल से जो भी प्रक्रिया है मर्जर को लेकर के, HDFC लिमिटेड का मर्जर HDFC बैंक के साथ होने वाला है। मर्ज एंटिटी का भाव जो हमने अनुमान लगाया है, जो गणित हमने किया है अभिषेक, करीबन 3,500 या 4,000 के बीच में होना चाहिए, उसके आसपास होना चाहिए। दिग्गज बैंक निजी क्षेत्र की और बेहतरीन से बेहतरीन नतीजे लेकर के आती है, मैनेजमेंट को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और मर्ज होने के बाद, यानी कि HDFC लिमिटेड HDFC बैंक में मर्ज होने के बाद अभिषेक, मेरे ख्याल से ये तीसरी सबसे बड़ी कंपनी विश्व भर में हो सकती है, या फिर भारत में तो मेरे ख्याल से इनकी बैलेंस शीट का सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए कोई अन्य एंटिटी नहीं है। ठीक है, तो HDFC बैंक, कमिंस, दोनों ही काफ़ी अच्छे सिलेक्शन आपके, और राय भी आपको दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं कुछ नतीजों पर। वाटेक वाबाग, इस कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए। चौथी तिमाही में मिले जुले नतीजे देखने को मिले हैं। आय में 4% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी, कुछ एडजस्टमेंट के चलते, जिस पर कि हम आगे बात करेंगे। हालांकि अतिरिक्त खर्च को हटाकर एडजस्टेड मुनाफा अगर देखेंगे तो वो बढ़ा है। इसको और थोड़ा डिटेल एनालिसिस इसका कर लेते हैं, रिजल्ट्स का, और कंपनी की ग्रोथ आउटलुक पर भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के ग्लोबल हेड बिजनेस डेवलपमेंट रजनीश चोपड़ा जी। रजनीश जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। जैसा कि हम समझ पाए थे, इस बार की जो नंबर्स हैं वो कुछ मिक्स्ड है। घाटा दिख रहा है, वो जेनको का जो ओवरहैंग था वो खत्म हो चुका है इस वक्त, उसके बारे में भी कुछ बताइए। और अब क्योंकि एक जो बड़ी दिक्कत थी अब वो खत्म हो चुकी है, तो अब आने वाले समय के लिए क्या तैयारी है कंपनी की? FY24 में प्रॉफिटेबिलिटी आप कैसे देख रहे हैं? जैसे कि आपने देखा कि जो अभी हमने अपने साल FY23 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, इसमें आप देखेंगे कि हमारी टॉप लाइन म्यूटेड है, बट जो हमारी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, विच वाज फोकस्ड ऑन बॉटम लाइन एंड कैश, दैट हैज बीन ऑल टाइम हाई। जहां तक आगे का फ्यूचर आउटलुक है, आप देख सकते हैं कि हमारा जो एबिटा है दैट वाज इन एक्सेस ऑफ 350 करोड़, हमारा जो पैट है वो 230 करोड़ है। तो इस रोबस्ट परफॉर्मेंस की वजह से हम वन टाइम अपना ये राइट ऑफ कर सके हैं AP जेनको। तो आगे ये जो रिजल्ट आए हैं, ये एक बड़ा फोकस्ड अप्रोच था, एक हमने नई स्ट्रैटेजी बनाई थी जो हमारे बोर्ड से अप्रूवल हमको 2 साल पहले मिला था। तो इस स्ट्रैटेजी के अनुसार हमने फोकस किया है ऑन हाई टेक्नोलॉजी ऑर्डर्स, क्योंकि वबाग एक प्योर प्ले वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो हमारा जो फोकस रहा है वो डिसैलिनेशन पे, रिसाइकल रीयूज पे, इंडस्ट्रियल पे रहा है। और टू इंक्रीज आवर कैश फ्लो एंड मार्जिन्स, हमने फोकस किया है कि हम अपना इंटरनेशनल बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। और इंटरनेशनल बिजनेस में भी खासतौर पे न्यू ज्योग्राफीज में हमारा जो फोकस रहा है वो सिर्फ डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट पे रहा है। तो हमने उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं लिया। तो ये जो कंस्ट्रक्शन नहीं लेने की वजह से हमने टॉप लाइन पे तो कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन जहां तक हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स का सवाल है, उसमें आपने देखा कि ये बढ़ा। जी ठीक है। रजनीश जी, जरा ये बताइए कि आपकी ऑर्डर बुक हम देख रहे हैं कि बहुत सॉलिड है, 14,000 करोड़ रुपए के 13,000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है। अगर हम मौजूदा कारोबारी साल की बात करें तो ऑर्डर बुक को लेकर आप क्या अनुमान, क्या गाइडेंस आप शेयर करना चाहेंगे? और जरा ये भी बताइए कि लीबिया से जो आपको प्रोजेक्ट मिला है उसको लेकर क्या अपडेट्स हैं अभी? ऑर्डर बुक में जैसे एक चेन्नई का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर क्वार्टर में या हर साल में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हमको मिलेंगे, बट जहां तक टोटल साल, पिछले साल का सवाल है, हमने 6,800 करोड़ के करीब
ऑर्डर बुकिंग की थी। तो हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि हमें आगे अच्छी रोबस्ट पाइपलाइन दिख रही है ऑर्डर्स की। काफी ऑर्डर्स हैं जहां पर हम प्रेफरेबली प्लेस्ड हैं, तो उस पर भी रहेगा। और जैसे मैंने आपको बोला कि एक मेजर फोकस स्ट्रैटेजिकली हमारा इंटरनेशनल मार्केट्स पे है और ईपी ऑर्डर्स पे है। तो इंटरनेशनल मार्केट में डेफिनेटली हमें लगता है कि देयर आर बिग कॉन्ट्रैक्ट्स और उनको हम लेंगे तो हम डेफिनेटली हम आगे जो अपनी ऑर्डर बुक है जब आप देखेंगे कि अगले साल के एंड में, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ही आपको दिखेगी। बिल्कुल। रजनीश जी, इसके अलावा आपके कर्ज में हमने देखा FY23 में भारी कमी आई है। ग्रॉस लेवल पर अगर देखेंगे तो करीब 50% की गिरावट देखने को मिली है। आने वाले समय के लिए भी क्या कोई डेट रिडक्शन प्लान्स है आपके? आपने देखा है हम हर साल एक तो हम कैश पॉजिटिव हैं। इस साल भी हमने 86 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। तो हमारा जो डेट है आपने देखा होगा 425-26 करोड़ से अभी कुछ 210 करोड़ पे आ गया है। तो आने वाले टाइम में भी, क्योंकि फोकस हमारा प्योर कैश और प्रॉफिटेबिलिटी पे है, डेफिनेटली हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपना डेट रिडक्शन का जो ट्रेंड है उसको आगे भी कंटिन्यू करें और अगले 2 से 3 साल में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम कंपनी को बिल्कुल डेट फ्री करें। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। शुभकामनाएं भी हमारी होंगी कि आप कंपनी को कर्ज मुक्त करें और यही निवेशकों के हक में भी होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका नतीजों पर बातचीत करने के लिए और आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। वाटेक वाबाग, इस पर आपसे राय जानना चाहेंगे गौरांग, क्योंकि ये शेयर धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छे से ऊपर आ चुका है। 414 रुपये के भाव फिलहाल इसमें हमें दिख रहे हैं और ऑलमोस्ट अगर हम देखें 52 हफ्ते के निचले स्तर से तो ये डबल हो गया है। आपको कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है शेयर में, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत शानदार है, 13,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है इनका। एक पहले डिस्क्लोजर दे देते हैं। बुनियादी तर्क के आधार पर वाटेक वबाक पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और अभी जिस तरीके से मैनेजमेंट अपने कारोबार को लेकर के और भविष्य को लेकर के टिप्पणी कर रहे थे, तो पहले तो ये जो वाटर ट्रीटमेंट, फ्लूएंट ट्रीटमेंट और डिसैलिनाइजेशन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर के मेरे ख्याल, और जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में पानी को लेकर के दिक्कतें हैं और वो सब ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से इस कंपनी का भविष्य बहुत ही अच्छा है। ऑर्डर बुक को लेकर के आंकड़ा तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन देखना ये जरूरी होगा कि ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है ताकि वो आमदनी में परिवर्तन हो, जिसके कारण शुद्ध मुनाफे में एक सकारात्मक सा असर आए। वो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जिस स्तर पर 414-415 के आसपास कामकाज कर रहा है अभिषेक, अगर आपको नया निवेश करना है तो मेरे ख्याल से गिरावट पर करेंगे तो बेहतर रहेगा। थोड़ा निवेश इस स्तर पर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए। नीचे की तरफ थोड़ा रहने दीजिए, थोड़ी जगह रहने दीजिए। जहां पर ये नीचे आए तो आप एवरेज कर सकते हो, और जिनका निवेश निचले स्तर पर लंबी अवधि के लिए, वो निश्चिंत होकर के बने रह सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है राय वाटेक वाबाक पर। लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं स्टॉक में। अगला सवाल ले लेते हैं और हमें फेसबुक पर आया है अमृतसर से जीवेंद्र जी का। IRB इंफ्रा है इनके पास। इन्होंने 646 शेयर्स लिए हुए हैं। खरीदारी हाल फिलहाल की ही लग रही है। 27 रुपए के आसपास लिया था इन्होंने और उसी के पास ही स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। कुणाल, आपसे समझना चाहेंगे, IRB इंफ्रा पिछले काफी समय से एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है, अभी क्या करें? हाल फिलहाल की खरीद है और तेजी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में? आपने बताया यस, ये काउंटर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में करीब 8 महीनों से है। दैट इज फ्रॉम अक्टूबर 2021 से लेके अब तक ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। इसकी ब्रॉडर रेंज की अगर बात करें तो 31 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड एट द सेम टाइम 22.5 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है। काउंटर ने आप देखिए 3-4 दिन पहले ही आई थिंक 30.25 के हाई भी अचीव कर लिए हैं। सो फॉर टाइम बिंग काउंटर में बने रह सकते हैं, बट एक स्टॉप लॉस रखना होगा 27 का। अगर ये काउंटर 27 के नीचे निकलता है तो आई थिंक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एग्जिट करना होगा, और उछाल में ये 31-31.5 तक आता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह बनेगी। IRB इंफ्रा को लेकर ये व्यू 31.5 रुपए के आसपास आए तो प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है। उत्तर प्रदेश से ट्विटर के जरिए सवाल आया है, पीयूष खन्ना का उनके पास है।
आदित्य बिरला कैपिटल के 187 शेयर 167 रुपये 40 पैसे के भाव पर। गौरांग, आदित्य बिरला कैपिटल ये शेयर भाव के आसपास ही है, सिर्फ 1 रुपये का फर्क है। हालांकि एक लंबे समय से आदित्य बिरला कैपिटल से काफ़ी उम्मीदें जताई जाती रही हैं। होल्डिंग कंपनी है तमाम फाइनेंशियल कारोबार की आदित्य बिरला ग्रुप की। आपको क्या अब भरोसा है इसमें? हालांकि 50 रुपये से अगर जोड़ेंगे तो अच्छा फायदा जरूर हुआ, लेकिन यही वो भाव था 150 से 200 के बीच वाला जब रिकमेंडेशन खूब आती थी लेकिन शेयर चलता नहीं था। क्या उस व्यू में कुछ परिवर्तन है अब? तो अभिषेक, इस कंपनी पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में यहाँ पर गौरांग सर, आप म्यूट पे शायद आप चले गए हैं। लिमिटेड जी, तो आप चाहे तो वहां पर परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारी कवरेज है। और ये स्टॉक भी जो अधिग्रहण किया था हाल ही में, उसको लेकर के 200 के नीचे फिसला था आदित्य बिरला फैशन। तो आप चाहे तो वहां पर निवेश कर सकते हैं। और फैशन इंडस्ट्री में या फिर फैशन रिलेटेड क्लोथिंग सेक्टर में इन्होंने पिछले 3 सालों में जो नामों का अधिग्रहण किया, अभिषेक, बहुत बड़े बड़े नाम इनके लेबल्स के आए हैं इनके पास। और मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन है वो एक अच्छा मौका है अगर किसी को नया गौरांग सर, निवेश भी आपकी थोड़ी करना सी है। ना ऑडियो में प्रॉब्लम आ गई थी। आप दूसरा शेयर कोई आप बता रहे थे क्या? जी, मैं बात कर रहा था आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड की। जी सर, जी, जो ठीक। यही समूह की कंपनी है। हाँ, तो ये चाहे तो वहां पर परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है, ये अच्छी राय है। आदित्य बिरला कैपिटल से निकल के आदित्य बिरला फैशन रिटेल, यहाँ पर आप जा सकते हैं। उन्होंने अभी टी सीजन्स क्लोथिंग का अधिग्रहण किया था और उसके चलते फोकस में ये शेयर रहा था। पौने 200 रुपये के आसपास के भाव में 192 रुपये 65 पैसे की कीमत आपको दिखेगी। अमित त्यागी का सवाल लेंगे, इंस्टाग्राम से आए हैं। उनके पास LIC के 20 शेयर 834 के भाव पर। 834 ये भाव तो काफ़ी ऊपर है अभी LIC का। लेकिन गौरांग सर, अगर समय देंगे तो आपको कब तक लगता है कि ये भाव इनके आ जाएंगे LIC में? तो डिस्क्लोजर, अभिषेक, IPO पर निवेश की राय थी। IPO के बाद बुनियादी तर्क के आधार पर एक स्टैंड अलोन रिसर्च रिपोर्ट हमने निकाली है। जो स्तर पर इन्होंने निवेश किया, जो स्तर पर कामकाज करा है, मेरा नम्र विनंती होगी हमारी कि ये एवरेज करे। 20 शेयर है तो चाहे तो 20 शेयर भी जोड़ सकते हैं या 40 शेयर भी जोड़ सकते हैं अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका है। जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियां जो है अभिषेक, LIC है, HDFC लाइफ है, SBI लाइफ है या फिर ICICI प्रूडेंशियल है, इन सब कंपनियों में निवेश करके आपको कम से कम 1.5 से 2 साल का समय देना पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरिंग द अनइंश्योर्ड, यानी कि जो लोगों के पास जीवन बीमा नहीं है उनका जीवन बीमा कराने के लिए समय लगता है। और लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ अभिषेक। पहले लोग टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस लेते थे, आज महामारी के बाद अपने परिवारजनों का कल्याण हो, उनको वित्तीय सहायता और सहारा मिले, इसके लिए बड़े बड़े सम इंश्योर्ड करके ले रहे हैं लोग पॉलिसी, जीवन बीमा, जिससे क्या होता है कि न्यू इंश्योरेंस प्रीमियम की जो रन रेट है वो बेहतर होती है। तो अगर ये दे सकते हैं 1.5-2 साल और एवरेज 20 नहीं अगर 40 शेयर भी करना चाहे इस स्तर पर तो कर सकते हैं, जिससे इनका जो निवेश का स्तर होगा अभिषेक वो बहुत नीचे आ जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी और लंबी अवधि में इनको मुनाफा भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बता दी गई है, तरीका बता दिया है। निचले स्तरों पर एवरेज कर लीजिए और लंबी अवधि में आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। या हेलो, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैंने अडानी ग्रीन के शेयर्स लिए हैं 50 एट द प्राइस ऑफ 996। तो उसका क्या फ्यूचर है आगे? शुड आई सेल? हेलो, राइट, जी आपको राय दिलवा देते हैं। कुणाल, हम देख रहे हैं अदानी ग्रुप के शेयरों में जो भारी गिरावट आई थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, अब वो धीरे धीरे पूरे रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिनों से शानदार तेजी है। अगर अदानी ग्रीन की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो 100 अंकों से ज़्यादा ये स्टॉक चल चुका है और लगातार 2 दिनों से अपर सर्किट में ही ट्रेड कर रहा है। अदानी ग्रीन पर क्या व्यू बन रहा है आपका? अभी भी और तेज़ी के लिए इन्हें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अब रिकवरी अब तो शुरू हुई है स्टॉक में, तो और तेज़ी के लिए वेट करेंगे? अगेन अदानी ग्रीन ये ऐसा काउंटर है जहाँ पे इधर हम अपर सर्किट देखते हैं या फिर लोअर सर्किट देखते हैं। इसमें रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट डेफिनेटली मैं मेरा व्यू यहाँ पे डेफिनेटली शेयर कर सकता हूँ। मार्च से लेके अब तक आप देखिए इस काउंटर ने एक स्टेडी बॉटम बनाई है, वो है 835 से 840 के बीच में।
और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इस काउंटर का कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 1000 रुपीज का। ये काउंटर ने मार्च से लेकर अब तक एक बार भी 1000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। अगर ये जोन की बात करें तो एज ऑफ नाउ आज के दिन ये काउंटर 988 पे चल रहा है। अगर ये काउंटर 1000 के ऊपर निकल जाए, दैट इज 1000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आई थिंक इसमें 1300 तक के लेवल्स डेफिनेटली ओपन हो सकते हैं। एंड फॉर टाइम बिंग जो सपोर्ट हमें ध्यान में रखना होगा वो है 835 का। सो 835 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में बने रह सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की काउंटर है बिकॉज स्टॉप लॉस के समय अगर ये काउंटर लोअर सर्किट में होगा तो एग्जिट करना डिफिकल्ट होगा। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। काउंटर जैसे 1000 के ऊपर निकलता है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 940 या 950 पे लगा दीजिए। 1300 के टारगेट से इस काउंटर में बने रह सकते हैं। ठीक है, अडानी ग्रीन को लेकर ये राय। आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ से अंजलि ने ट्विटर पर हमें अपना सवाल भेजा और इनके पास है न्यूरिका के 140 शेयर 850 रुपये के भाव पर। मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली सेगमेंट में है न्यूरिका और कोविड के टाइम में आपने देखा होगा ऑक्सीमीटर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बिके थे, उसी सेगमेंट में ऑपरेट करती है। लेकिन गौरांग सर, आप तो देखिए न्यूरिका में हमने एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखी और उस तेज़ी में प्रमोटर ने भी फ़ायदा उठाया, अपना स्टेक बेचा, कुछ अपना डाइल्यूट किया। लेकिन जो निवेशक हैं जिन्होंने ऊपर के भाव पर लिए हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हैं, क्योंकि 2000 वाला शेयर अगर 330 रुपये पर आ जाए तो फिर कंपनी के बिजनेस पर सवाल उठने लाजमी है। आप बताइए आपका क्या व्यू होगा? क्या धैर्य दिखाएं, कुछ फायदा होगा, रिकवरी की उम्मीद है या फिर निकल जाए यहाँ से? देखिए, पहले तो अंजलि को पहले ये राय दूंगा कि अगर आपका शेयर आपके निवेश के स्तर से घटना शुरू हो जाता है तो आपकी जो जोखिम झेलने की क्षमता का अलार्म होता है ना, वो बजना चाहिए। आप इतना इंतजार करते हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं अभिषेक कि अगर प्रमोटर ने खुद ने ऊपर के भाव में बेचा है तो ये कहीं ना कहीं कंप्लायंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जो प्रिंसिपल्स होते हैं उस पर एक सवाल या निशान खड़ा हो जाता है। हमने ना तो ये कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी है, ना ही ये कंपनी का कारोबार देखा, इसलिए विशेष रूप में हम टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। लेकिन हर दर्शक को मैं ये राय दूंगा, 18 हाउस स्वदेश के दर्शकों को राय दूंगा और निवेशकों को राय दूंगा कि जब कभी भी आपके जो निवेश है वो आपके जोखिम झेलने की सीमा को तोड़ने जा रहा है, तब जाकर के आपको सही कदम उठाने चाहिए जिससे आपको और ज्यादा नुकसान है। ओके, ठीक है, तो ये है राय न्यूरेका पर। चलिए, फिलहाल समय की कमी है, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। गौरांग जी, कुणाल जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। फिलहाल मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाज़त।